हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो वो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक बाय करते हो तो आप अपनी मेहनत के पैसे किसी कंपनी में लगा रहे होते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहां आप अपना हार्ड अर्न्ड मनी लगा रहे हो वो सही जगह पर लग रहा है या नहीं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो उसी टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो है फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट में आपको ये मास्टर कोर्स कम से कम 10,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन मैं आज आपको ये सब फ्री में सिखाने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप समझ पाओगे कि किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। अगर आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करना अच्छे से नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट हाईली इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी न्यू हो इस चैनल पर और इसी तरह की स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेटिव नॉलेज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलना, तभी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। मतलब जब भी आप किसी चीज के लिए पैसा दे रहे हो तो उसके बदले में आपको असल वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे मान लो आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो 1 करोड़ रुपए की। अब आप तभी उस प्रॉपर्टी को लोगे जब वो वाकई 1 करोड़ के लायक हो, उस जगह पर अच्छी सुविधाएं हो, लोकेशन बढ़िया हो और उसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू हो। तभी आप कह पाओगे कि हाँ, मेरे पैसों की वैल्यू मुझे मिल रही है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो आपको यह समझना जरूरी है कि आप उस स्टॉक को महंगा ले रहे हो या सस्ता। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया तो आपको यह कभी समझ ही नहीं आएगा कि आपका पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, प्राइस वो है जो आप पे करते हो और वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। वॉरेन बफेट ने इसी एक लाइन में पूरी इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी समझा दी। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही हमें बताते हैं कि कंपनी अंदर से कितनी स्ट्रांग है, कंपनी के पास पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही समझ आता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चेक करें, अब हम डीप में समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1, बैलेंस शीट। हमें कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट की। ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी लिखी होती है। सिंपल वर्ड्स में समझो, एसेट्स मतलब कंपनी के पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीन्स, कैश, इन्वेंट्री। लायबिलिटीज मतलब कंपनी पर कितना कर्जा है, लोन्स, ड्यूज या पेमेंट्स। और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स का हिस्सा, यानी कंपनी का अपना पैसा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक कंपनी के टोटल एसेट्स 10 करोड़ रुपए हैं और उसकी लायबिलिटीज 4 करोड़ रुपए हैं, तो बचा 6 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स इक्विटी है। मतलब कंपनी पर ज्यादा कर्जा नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन में है। बैलेंस शीट देखकर आप ये समझ सकते हो कि कंपनी अपना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है या डेट रीपे करने में। अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं और डेट कम है तो कंपनी ग्रो कर रही है। नंबर 2, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह बताता है कि कंपनी ने एक पर्टिकुलर ईयर में कितना पैसा कमाया, रेवेन्यू, और उसमें से एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कंपनी का रेवेन्यू 50 करोड़ रुपए था और सारे खर्च निकालने के बाद नेट प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए बचा, तो इसका मतलब 20% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ, जो काफी हेल्थी है। आपको देखना है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों हर साल बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ है तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यह बताता है कि कंपनी के पास रियल कैश आ रहा है या सिर्फ पेपर प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। देखो, प्रॉफिट तो दिखाया जा सकता है, लेकिन कैश फ्लो में झूठ नहीं बोला जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 8 करोड़ रुपए पॉजिटिव है तो इसका मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से पैसा कमा रही है। लेकिन अगर प्रॉफिट दिख रहा है पर कैश फ्लो नेगेटिव है तो समझो कंपनी के बिजनेस में कुछ गड़बड़ है। एक हेल्दी कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर 4, फाइनेंशियल रेशियोज। कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज चेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैं कुछ बेसिक रेशियोज के बारे में बताऊंगा जो चेक करना तो हाईली इंपॉर्टेंट है एक स्टॉक इन्वेस्टर के लिए। इनसे आपको एकदम क्लियरली पता चलता है कि कंपनी स्ट्रांग है या वीक। नंबर 1 पे आता है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो कितना अच्छा माना जाता है। अगर बिलो 10 पीई रेशियो होगा तो इसे अंडर वैल्यूड माना जाता है, स्टॉक सस्ता है। अगर कंपनी अच्छी है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर 10 से 20 के बीच में पी रेशियो है तो इसे फेयर वैल्यूएशन माना जाएगा, मतलब ठीक प्राइस पे मिल रहा है। अगर 20 से 30 के बीच में हो तो थोड़ा ओवर वैल्यूड माना जाएगा, ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर अबव 30 है तो इसे हाई वैल्यूएशन माना जाएगा, बहुत कॉस्टली स्टॉक, सिर्फ हाई ग्रोथ कंपनीज लाइक टेक में एक्सेप्टेबल। लो पीई बराबर सस्ता स्टॉक हमेशा अच्छा नहीं होता, कंपनी धीमी ग्रोथ भी कर सकती है। हाई पीई इक्वल्स कॉस्टली स्टॉक हमेशा बैड नहीं होता, अगर ग्रोथ सॉलिड हो तो जस्टिफाइड है। कंपेयर हमेशा इंडस्ट्री एवरेज पीई से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफएमसीजी इंडस्ट्री का एवरेज पीई 25 है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीई 27 है तो ये फेयरली वैल्यूड है। संख्या 2 पीबी अनुपात, जिसे प्राइस टू बुक वैल्यू कहा जाता है। अब बात करते हैं पीबी रेशियो कितना अच्छा माना जाता है। अगर कंपनी का पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू, नीचे 1 है तो वो अंडर वैल्यूड है, मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से कम है। अगर कंपनी स्ट्रांग है, प्रॉफिट्स, ग्रोथ, लो डेट, तो ये ग्रेट बूइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 1 से 3 के बीच में हो तो नॉर्मल, फेयरली वैल्यूड माना जाएगा। मोस्ट गुड कंपनीज इसी रेंज में होती हैं। अबव 3 अगर पीबी रेशियो होगा तो ओवर वैल्यूड स्टॉक प्राइस ज्यादा हाई हो सकता है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है पर रिस्क भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 300 रुपए है और बुक वैल्यू पर शेयर 150 रुपए है तो पीबी रेशियो 350/150 मतलब फेयर वैल्यूएशन में है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में पीबी रेशियो काफी यूज होता है। हाई ग्रोथ कंपनीज लाइक टेक स्टॉक्स का पी बाय ज्यादा भी हो तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि उनकी फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रांग होती है। सिर्फ पी बाय बी रेशियो पे डिसीजन मत लेना, पी बाय ई रेशियो, ROE, डेप्ट लेवल और फ्यूचर ग्रोथ भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बात करते हैं कितना ROE अच्छा माना जाता है। अगर बिलो 10% कंपनी का ROE होगा तो उसे वीक माना जाता है, कंपनी शेयर धारकों के पैसों का एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही। 10% से 15% के बीच में ROE सही है पर आउटस्टैंडिंग नहीं। स्टेबल कंपनीज में एक्सेप्टेबल 15% से 20% ROE अच्छा माना जाता है, कंपनी कुशलता पूर्वक मुनाफा उत्पन्न कर रही है। अबव 20% ROE एक्सेलेंट माना जाता है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, हाई एफिशिएंसी, इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ रुपए है और शेयर होल्डर्स इक्विटी 800 करोड़ रुपए तो ROE 200, 800 x 125%। ये एक सुपर्ब ROE है, मतलब कंपनी अपने कैपिटल का यूज एफिशिएंटली कर रही है। बोनस टिप्स, निरंतर 15% से अधिक ROE हर साल हो तो कंपनी लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बन सकती है। अगर ROE हाई है पर डेट भी ज्यादा है तो वो डेंजरस हो सकता है क्योंकि बोरोड मनी से ROE आर्टिफिशियली हाई लगता है। ROE के साथ हमेशा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 डेट टू इक्विटी रेशियो। अब बात करते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो कितना अच्छा माना जाता है। अगर 0 से 0.5 के बीच में हो तो एक्सेलेंट माना जाएगा, कंपनी के पास कम डेट है, सेफ और स्टेबल। 0.5 से 1 के बीच हो तो गुड एंड नॉर्मल माना जाएगा, थोड़ा डेट है पर मैनेजेबल, ग्रोथ के लिए यूज हो रहा है। 1 से 2 के बीच हो तो रिस्की जोन, कंपनी ज्यादा बोरो कर रही है। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो रिस्क बढ़ जाएगा। अबव 2 है तो डेंजर जोन, ओवर लेवरेज्ड। अगर इंटरेस्ट या मार्केट कंडीशन खराब हुई तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का टोटल डेट 400 करोड़ है और शेयर होल्डर्स इक्विटी 800 करोड़ तो डेट टू इक्विटी 400/800 0.5 मतलब कंपनी फाइनेंशियली हेल्थी है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में थोड़ा ज्यादा रेशियो 1 तक एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि उन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। IT या FMCG कंपनियों में आइडियल रेशियो 0 या करीब 0 होता है, लो डेप्ट बिजनेस मॉडल।
ROE के साथ डेट टू इक्विटी कंपेयर करना बेस्ट होता है। हाई ROE प्लस लो DE, परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स। नंबर 5, करंट रेशियो। अब बात करते हैं कि कितना अच्छा माना जाता है करंट रेशियो। अगर बिलो 1 करंट रेशियो हो तो वीक माना जाएगा, कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज चुकाने के लिए इनफ एसेट्स नहीं है, फाइनेंशियल प्रेशर है। अगर 1 से 1.5 के बीच में है तो एवरेज करंट रेशियो मैनेजेबल पोजीशन, कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट्स पे कर सकती है। अगर 1.5 से 2 के बीच में है तो स्ट्रॉन्ग करंट रेशियो, कंपनी के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है सुरक्षित निवेशकों के लिए। अगर अबव 2 है तो ओवरली कंजर्वेटिव एसेट्स ज्यादा आइडल पड़े हो सकते हैं, कंपनी एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही कैपिटल का। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के करंट एसेट्स 200 करोड़ हैं और करंट लायबिलिटीज 100 करोड़, तो करंट रेशियो 200/100 मतलब कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स कंफर्टेबली पे कर सकती है। ये एक हेल्दी रेशियो है। आइडियल करंट रेशियो 1.5 से 2 के बीच होती है। बहुत हाई रेशियो 3 या 4 प्लस का मतलब होता है कंपनी कैश या इन्वेंट्री होल्ड कर रही है, मतलब पैसा प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं कर रही। लो करंट रेशियो लेस देन 1 डेंजरस होता है, स्पेशली अगर कैश फ्लो वीक हो। नंबर 6, EPS, अर्निंग्स पर शेयर। अब बात करते हैं कि कितना EPS अच्छा माना जाता है। EPS हर साल बढ़ रहा हो 10 से 20% वृद्धि, तो एक्सेलेंट कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ा रही है। स्टेबल EPS 5 से 10% वृद्धि, ठीक है, कंपनी स्टेडी परफॉर्म कर रही है। EPS घट रहा हो या नेगेटिव हो तो वीक कंपनी प्रॉफिट लूज कर रही है, अवॉइड करना चाहिए। सिंपल में हाई EPS बराबर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है प्रति शेयर। कंसिस्टेंट 15% प्लस एनुअल EPS ग्रोथ इक्वल्स बेस्ट लॉन्ग टर्म कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का EPS 2021 में 10 रुपये था, 2022 में 12 रुपये और 2023 में 15 रुपये, तो ये एक्सेलेंट ग्रोथ 25% CAGR है। अब अगला स्टेप है दोस्तों, ये समझना कि और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इन्वेस्ट करने से पहले चेक करनी चाहिए, और वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न बेसिकली एक कंपनी का ओवनशिप ब्रेकअप होता है, मतलब किसके पास कितने प्रतिशत शेयर हैं। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में है और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट लेवल कितना स्ट्रांग है। मेनली 4 टाइप्स के शेयर होल्डर्स होते हैं। नंबर 1, प्रोमोटर्स। ये कंपनी के एक्चुअल ओनर्स या फाउंडर्स होते हैं, जिनके पास कंपनी का मेन कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर होती है। नंबर 2, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स या फंड्स होते हैं, जैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, जिनके पास ग्लोबल कैपिटल होता है। नंबर 3, DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें आते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां जैसे LIC, बैंक और पेंशन फंड्स। ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 4, पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स। ये हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं जो ओपन मार्केट से शेयर्स बाय करते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में समझो, अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से 75% के बीच है तो इसका मतलब प्रोमोटर्स का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और कंट्रोल कंपनी में है। अगर FIIs की होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है, वेरी पॉजिटिव साइन। अगर DIIs, म्यूचुअल फंड्स प्लस LIC प्लस बैंक की होल्डिंग 10% से अधिक है तो इसका मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशंस का भरोसा स्ट्रांग है। अगर पब्लिक होल्डिंग 10% से 25% के बीच है तो लिक्विडिटी अच्छी रहती है और पब्लिक इंटरेस्ट बैलेंस्ड होता है। अब कुछ कॉशन पॉइंट जरूरी हैं। अगर प्रोमोटर होल्डिंग हर क्वार्टर घट रही हो तो ये नेगेटिव सिग्नल है, इसका मतलब प्रोमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं या एग्जिट ले रहे हैं। अगर FII DII होल्डिंग बढ़ रही हो तो ये पॉजिटिव सिग्नल है, स्मार्ट मनी कंपनी में एंट्री कर रही है। अगर प्रोमोटर्स के शेयर्स प्लेज्ड हों, 10% से अधिक गिरवी रखे गए हों, तो ये रिस्की कंपनी होती है, ऐसी कंपनी से बचना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, जितनी ज्यादा प्रोमोटर प्लस म्यूचुअल फंड DII होल्डिंग होगी और जितनी कंसिस्टेंट FII DI ग्रोथ होगी, उतनी ही कंपनी स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड मानी जाती है। तो दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया कि हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सब चेक करें तो करें कहां से। बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे होते हैं जो अभी अभी मार्केट में आना चाहते हैं
और उनके माइंड में यही कंफ्यूजन रहता है कि डेटा कहां से देखें। तो दोस्तों, बिगिनर्स के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस गूगल ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है जिस भी शेयर का आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, उस शेयर का नाम लिखो और उसके आगे स्क्रीनर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्फोसिस का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो टाइप करें इन्फोसिस स्क्रीनर। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहां पर आप कंपनी का A to Z डेटा देख सकते हो। तिमाही नतीजे, वार्षिक नतीजे, लाभ और हानि विवरण, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न। मतलब आपको कहीं और एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्क्रीनर पर ही आप किसी भी स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में और डिटेल्ड तरीके से। और अगर आप शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो दोस्तों, उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे ज़ेबू ट्रेड का लिंक दिया गया है। आप बस उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह की स्टॉक मार्केट से जुड़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।